आज मेरी दीदी की शादी हो रही थी और मैं बहुत ही खुश थी। मैं जब भी किसी के जीजाजी को देखती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि कब मेरी दीदी की शादी हो और कब मेरे भी जीजाजी हो। फाइनली आज मेरी दीदी की शादी हो रही थी। हम दो ही बहनें थे। जिस समय मेरी दीदी की शादी हो रही थी मैं 17 साल की थी। मुझ में और मेरी दीदी की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, मात्र 3 साल का ही अंतर था। मैं अपनी दीदी से बहुत ही प्यार करती थी और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी दीदी के जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए, क्योंकि मेरा कोई भाई भी नहीं था। बस मेरी इकलौती दीदी ही थी जिसे कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। शादी के बाद जब मेरी दीदी की विदाई हो रही थी तब मैं बहुत ही जोर जोर से रो रही थी और रोने के कारण मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने दीदी के बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मैं दीदी से अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। वह मेरी दीदी कम और मेरी दोस्त ज्यादा थी। जब विदाई का समय मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था तब जीजाजी मेरे पास आए और मुझे अपने पास प्यार से बैठाए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, देखो दिव्या, अगर तुम इस तरह से अपने आंसू बहाओगे तो फिर तुम्हारी दीदी भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे। उसे तुम्हारी ही टेंशन लगी रहेगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी दीदी उदास रहे? मैंने कहा, नहीं जीजाजी, मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तब तक वो बोले, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारा मन करे तुम अपनी दीदी के पास चली आना। आखिर मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी शाली जी की खिदमत करने का। और तो और शाली भी तो आधी घरवाली होती है। तुम बेफिक्र होकर अपनी दीदी से मिलने के लिए हमारे घर पर कभी भी आ सकती हो। और फिर उनकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं बहुत ही खुश हो गई। मेरी दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी, जो कि दूसरे शहर में था। अब जब भी मेरा मन होता मैं अपनी दीदी से और जीजा जी से फोन पे बात कर लिया करती थी। जीजा जी हमेशा मुझसे कहते थे, जब भी तुम यहाँ पर आओगे मैं तुम्हें अपना पूरा शहर घुमाऊंगा और फिर हम तीनों मिलकर बहुत ही एंजॉय करेंगे। जीजा जी की बातें सुनकर मेरे दिल में अरमान जाग उठता था कि कब मैं दीदी के घर जाऊंगी और वहां पे जाकर मजे करूंगी, परंतु वह वक्त आ ही नहीं रहा था। बीच बीच में दीदी और जीजा जी हम लोगों से मिलने चले आते थे और फिर उस समय जीजा जी मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी और प्यार से बातें करते थे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे जीजाजी दिए हैं। वो जब भी आते थे मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट लाते थे और हमेशा मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। और जब मैं दीदी से कहती कि देखो दीदी, जब से तुम और जीजाजी आए हो जीजाजी तो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और बस मेरे ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, तब दीदी कहा करती थी, मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना है और तुम जीजाजी के साथ जहाँ भी घूमना जाना है तुम जा सकती हो। और फिर यह कहकर दीदी हंसने लगती थी। मैं और जीजाजी भी जोर जोर से हंसने लगते थे। समय यूं ही बीते जा रहा था। अब दीदी और जीजाजी की शादी के 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं दीदी के यहाँ नहीं जा पाई थी। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। शादी के 1 साल पूरा होने के बाद जब दीदी जीजाजी हमारे घर पर आए, इस बार 1 सप्ताह रहकर फिर वापस अपने शहर लौट गए थे। समय यूं ही बीत रहा था और फिर करीब 3 महीने के बाद मेरी दीदी का फोन आया और उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर मेरे मम्मी पापा और मैं बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे घर पर ऐसी कोई खुश की खबर आई थी। लेकिन साथ में दीदी बहुत ही ज्यादा परेशान थी और मम्मी से कह रही थी, जब से मैं माँ बनने वाली हूँ मुझ पर बहुत ही डर लग रहा है। हर समय मुझे चक्कर आ जाते हैं और मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं रहती है। जब डॉक्टर से जाकर मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको आराम करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित के ऑफिस जाने के बाद अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा। और यह कहकर दीदी फोन पर मम्मी के सामने रोने लगती थी। दीदी का इस तरह से रोना देख मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मुझे भी अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि मुझे दीदी का दुख देखा नहीं जा रहा था। मम्मी ने दीदी से कहा, तुम यहाँ पर चले आओ, तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। तब दीदी बोली कि मैं रोहित को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ, वो घर और ऑफिस को कैसे मैनेज करेंगे। और फिर डॉक्टर ने मुझे अभी लंबा सफर तय करने के लिए मना भी किया है। और 1 महीने की तो बात है, पूरे 9 महीने की बात है। और अगर मैं आ भी जाती हूँ तो रोहित और उसके पापा को बहुत ही परेशानी हो जाएगी। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं दिव्या को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारे दिल का बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर का कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर मेरी दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, दिव्या को अकेले ना भेजना, मैं रोहित को कह दूंगी, वो उसे ले आएंगे। जब मैंने यह सुना कि मुझे दीदी के यहाँ जाना है तो
तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लिया। मौसी बनने की खुशी तो एक अलग ही थी। और बहुत दिनों से मैं कहीं गई भी नहीं थी, इसलिए मुझे दीदी के पास जाकर थोड़ा एंजॉय करना था, घूमना फिरना था। 3 दिन बाद जीजाजी मुझे लेने के लिए चले आए और फिर मैं जीजाजी के साथ दीदी के ससुराल चली आई। यहाँ पे सिर्फ दीदी के ससुर ही थे। उनकी सास की मृत्यु जब जीजाजी छोटे थे तभी हो गए थे। मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। जीजाजी के ससुर अपने कमरे में ही पड़े रहते थे। दीदी ने कहा था वो अधिकतर समय बीमार रहते हैं। दीदी ने जैसे ही मुझे देखा बहुत ही खुश हो गई और मुझे खुशी के मारे गले लगा लिया। वो मेरे लिए पहले से ही मेरी मनपसंद खाना बनाकर रखी थी। मुझे रहने के लिए अपनी दीदी के कमरे से सटा हुआ सामने वाला कमरा दे दिया गया। मैं दीदी के ससुर को प्रणाम करने के लिए कमरे में गई तो मैंने देखा वह कमरा बहुत ही अजीब सा था और उस बिस्तर पे एक बुढ़ा आदमी लेटा हुआ था, जो मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगा और मुझे कहने लगा, जो कि मेरी समझ से बाहर थी। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी, उनके ससुर बहुत सालों से बीमार है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और इसलिए तुमको उनके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में नहीं आए थे और उसमें भी इनका बीमार होने का बहाना बनाया गया था। मेरी दीदी का रिश्ता मेरे पापा के किसी दोस्त ने रोहित जीजा जी से करवाया था। आज जब मैं उनके ससुर से मिली तो मुझे बहुत ही डर गई थी और अब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा उनसे जाकर बातें करूं। आज यहाँ पर आए मुझे 3 दिन हो गए, लेकिन मैं दोबारा दीदी के ससुर के कमरे में नहीं गई। जीजा जी मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे थे और दीदी दिन भर बिस्तर पे ही लेटी रहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत कभी भी ठीक ही नहीं रहती थी। उन्हें हर समय उल्टी चक्कर वगैरह आते रहते थे। मैंने दीदी का पूरा घर संभाल लिया था और मैं दीदी का बहुत ही ध्यान रख रही थी कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। रात में किचन का काम खत्म करने के बाद जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में आई, उस दिन गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। किचन में काम करने के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तो मैंने सोचा, क्यों न मैं अभी नहा लेती हूँ, मेरा मन भी फ्रेश हो जाएगा और मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। यह सोचकर मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में आ गई। अभी मैंने अपने कपड़े उतारे ही थे कि मुझे ऐसा लगने लगा और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि मेरी दीदी होगी, लेकिन अचानक से मेरी नजर वॉशरूम की खिड़की पर गई तो मेरे तो होश उड़ गए। वहां पे मुझे किसी की परछाई नजर आ रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कोई मुझे वॉशरूम में इस तरह से छुपकर देख सकता है। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और भागते हुए कमरे से बाहर निकलकर दीदी के कमरे में पहुंच गई तो मैंने देखा कि वहां पे दीदी और जीजाजी बड़े आराम से एक साथ लेटे हुए थे। मैंने जल्दीबाजी में उनके दरवाजे पर नॉक भी नहीं किया और एकदम से उनके कमरे में आ गई थी। और फिर जब मैंने दीदी और जीजाजी को एक साथ देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होने लगी थी। जीजाजी तो उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो और आओ यहाँ पे दरवाजे के पास क्यों रुक गई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो कोई मुझे छुपकर देख रहा था। मैंने बहाना बना दिया कि आज दीदी को मैंने दूध नहीं दिया है, इसलिए मैं उन्हें पूछने के लिए आ गई। मेरे ऐसे कहने पर जीजाजी कहने लगे, तुम जाओ, जाकर आराम करो, अब बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। जब मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नजर दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। और फिर जैसे उन्होंने मुझे देखे, मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत ही खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो और किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास मत किया करो। उनकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह से कोई बातें कर सकते हैं। मैं घबरा कर फौरन अपने कमरे में चली आई और आज सारी रात मुझे एक जरा से भी नींद नहीं आई और बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी, आखिर वह कौन हो सकता है जो कि मुझे बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। और मेरे दिमाग में बार बार यह बात भी आ रही थी कि जब दीदी के ससुर बीमार हैं और वो कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर वो इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। यह बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। इन सब सवालों ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई और अगले दिन सुबह जीजाजी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, दिव्या, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम में तैयार रहना। और यह कहते कहते वो मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे गालों पे हाथ फेरकर ऑफिस के लिए निकल गए।
मैं उनकी इस अंदाज पे चौंक गई थी। दीदी भी वहीं पर खड़ी थी। कहने लगी, दिव्या देखो, तुम्हारे जीजा जी तुमको बहुत ही प्यार करते हैं और तुम भी उसका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ और वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मैंने कहा, दीदी आप परेशान मत होइए, मैं रोहित जीजा जी का ख्याल रखूंगी। और फिर मैं शाम को अच्छी तरह से तैयार हो गई तो जीजा जी के ऑफिस से आए और मुझे शॉपिंग कराने के लिए ले गए। मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों की थी। आज रात अचानक से घर में लाइट चली गई और उसमें मैं किचन में खाना बना रही थी। लाइट जाने के बाद जैसे ही मैं कैंडल लाने के लिए रूम में जाने लगी, अचानक मुझे कुछ किसी ने धक्का दिया और मैं बहुत डर गई। और फिर जब मैं थोड़ी संभली तो मुझे किसी ने कसकर पकड़ लिया था। मैं बहुत मुश्किलों से अपने आप को छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि लाइट जाने के कारण पूरे घर में बहुत ही अंधेरा था। लेकिन मैं दीवारों के सहारे दीदी के कमरे में पहुंच गई और दीदी को जोर जोर से आवाज देने लगी। तो दीदी ने मुझे कहा, दिव्या तुम परेशान मत हो, रोहित गए हैं अभी भी लाइट देखने के लिए, देखना थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। अक्सर हमारे घर में जब भी लाइट कट जाती है तब रोहित जाकर ठीक करते हैं। और फिर दीदी ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला दिया, जिससे कि थोड़ी सी रोशनी हो गई। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, फिर भी मैं दीदी के पास आकर दीदी को गले लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई तो दीदी कहने लगी, तुम भी बहुत ही पागल हो, जरा से अंधेरे में घबरा गई। अगर तुम इस तरह से घबरा जाओगी तो फिर मेरा ख्याल कैसे रखोगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था जिसने कि मुझे कसकर पकड़ लिया था और मैं उसे छुड़ाकर वहां से भाग आई थी। लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं उसका चेहरा न देख पाई, इसलिए मैं डर गई। मेरी बातें सुनकर दीदी बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, रोहित तो मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से बाहर निकलते ही नहीं है। लगता है अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और तुम्हें वहम हुआ है कि किसी ने तुम्हें पकड़ा था। मुझे समझ में नहीं आया कि दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वह कौन हो सकता था यह मुझे समझ में नहीं आई थी। अगर जीजाजी दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था। पहले बाथरूम की खिड़की पर छाया और फिर कमरे में किसी मौजूदगी का एहसास, इन सब से मैं बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजाजी कमरे में आए तो दीदी को देखकर कहने लगे, देखा, मैंने पहले ही कहा था दिव्या अंधेरे से घबरा जाएगी, इसलिए तुम उसके पास चली जाओ। फिर दीदी जीजाजी से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कितनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी के टेंशन लेने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाजा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी कि मैं सोच रही थी किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी ये था, ये मेरा वहम था। इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जीजाजी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौटकर आए। उस वक्त दीदी दवाइयां खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, तभी रोहित जीजाजी किचन में चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस प्रकार के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं हाथ बढ़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही रह गई थी और मैं कुछ भी कह न सकी थी। मगर जीजाजी तो मुझे छोड़ने की बजाय और भी कसकर पकड़ लिए और कहने लगे, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे से नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा है, तुम तो मेरे दिल के दिमाग में छा गई हो। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत मुश्किलों से खुद को उनसे छुड़ाया और किचन से बाहर भागने लगी। तो जीजाजी कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारा एक एक अंग बहुत कयामत ढा रहा था। और अब मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो, और मैं जितनी बार भी तुम्हारी वीडियो देखता हूँ मैं अपने आप में बेकाबू हो जाता हूँ। जीजाजी की इन शब्दों से मेरी सांसें रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजाजी की तरफ देखा तो वो कहने लगे, मैं बस तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ। और फिर जैसे उन्होंने मेरी तरफ कदम बढ़ाए, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। आज मैंने जीजाजी को जो रूप आज देखा था उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत का दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे जीजाजी को इस समय घर चले आए थे, जबकि मैंने तो उन्हें कॉल भी नहीं किया था। वो तो बस कुछ देर के लिए ऑफिस से घर आए थे और फिर वापस ऑफिस चले गए।
लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि मैं एक पल भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ। शाम के समय जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। दीदी ने कहा, मेरी अवस्था देखी तो पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी क्यों रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी। मैं जीजा जी के बारे में इतनी बड़ी बातें उन्हें बताती। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने पहले मुझे गले से लगाया और कहने लगे, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें लाल कर ली है। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही रोहित के साथ उन्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा जी के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा, पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख की आवाज में आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो देखकर मेरे होश उड़ गए। दीदी तो बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक लग रही थी। मैंने दीदी से कहा, डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, दिव्या तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेले नहीं रह सकती हूँ। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई थी और मुझे गले से लगा लिया। जीजा जी भी वापस आ गए थे। मैंने उन्हें बताया कि गिर की वजह से दीदी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे, जाओ अपनी दीदी के लिए दूध ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध बना रही थी कि एक बार फिर जीजा जी किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया और गुस्से से कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उन्हें तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो मेरी आवाज सुनकर दीदी वहां पर आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत सोचे बिना ही मैंने जीजा जी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नजर मुझ पर डाली और दूसरी नजर जीजा जी पर और कहने लगी, तुम कैसे मर्द हो जो कि 18 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते में से तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मैं दीदी से पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों पे हाथ फेरकर कहने लगी, देख दिव्या, मेरी बात गौर से सुन। मैं रोहित को सारा सच जानती हूँ, लेकिन वो कुछ रोहित को तुमसे चाहता है, वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोहित आपका पति है और वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं और मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं जो कि अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नजर जमाए बैठा है? वो आपको और आपके बच्चे की सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें रोहित के साथ वह सब कुछ करना ही होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पेट से हैं और जीजा जी को बाप बनने वाले हैं। दीदी ने कहा, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और यही बात पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और रोहित को एक बच्चा दे दो। रोहित किसी और का बच्चा नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं रोहित से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरे और रोहित की जिंदगी में बच्चों की इस कमी पूरी कर दो। अभी तक तो मैं जीजा जी को अपने दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदारी थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा, मुझे घर वापस भेज दो। लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक ना सुनी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। अब मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात ना मानूंगी तो रोहित मेरे साथ जबरदस्ती करेगा और उसका इल्जाम मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पे डाल देगी
और मैं सारी जिंदगी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि वह मेरी बहन सगी बहन नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने उसे सगी बहन ही समझा था। कभी यह फर्क दोनों के बीच आएगा यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी मेरी दीदी के लिए मेरी जान हुआ करती थी, परंतु आज उन्होंने जो घिनौना खेल खेला था उसके बाद मुझे बहन के नाम से नफरत सी हो गई थी। और फिर अब मेरी बहन मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश कर रही थी और मैं खुद को छुड़ाने के लिए जी जान लगा रही थी और चिल्ला रही थी। अचानक से मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल कर आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से बचाया और उसके बाद मेरी बहन को अपने बेटे की धमकी दी। अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो पुलिस को फोन कर देंगे। जीजाजी ने गुस्से से अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे न हटे और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए और कहने लगे, बेटा मुझे पहले ही दिन शक हो गया था, इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ तुमसे कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन न करती। अब जबकि तुम जान चुकी हो ये दोनों इंसान नहीं बल्कि जानवर बन चुके हैं, शायद मेरी ही परवरिश में कुछ गलती हो गई होगी जिस कारण से रोहित इस तरह का हो गया। ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने रोहित के पापा को फोन से अपने घर फोन मिलाया, अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगले समय में पापा मुझे लेने के लिए आए। अब उन्होंने दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने कभी भी सौतेली बेटी अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं किया था। इसलिए बेटी ने उनका प्यार किया, सिला दिया और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो रोहित जैसे शैतान के पापा मेरे आवाज सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए और हमारी दीदी के साथ अब हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई, मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने भी गैर मर्द पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आजकल की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे, किसी पर अंधविश्वास ना करे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना मतलब निकालना होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।